हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारा न्यू सेशन में। हमने लास्ट क्लास में आईबी का PYQ का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक सेट अपना कंप्लीट किया था। लास्ट ईयर टोटल 8 डेज में पेपर हुआ था, जिसमें हमने एक पेपर अपना कंप्लीट कर लिया और आज हम दूसरे पेपर लेके आए। अगर बात करें मैथ्स में, आईबी के एग्जाम में मैथ्स के टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होता है। 20 में 5 क्वेश्चन आपका आसान होता है, 5 से 7 क्वेश्चन बढ़िया होता है और 5 से 7 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होता है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए सीरियस हो, वो अपना सिलेबस डिटेल में पूरा करें। अगर अंदर जाके आप पूरा डिटेल में पूरा क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आपसे जो 5 से 7 क्वेश्चन होता है बढ़िया वाला, वो आपसे नहीं होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा सेट। पहला क्वेश्चन हमारा, इफ एक्स वाई इज ए पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट HCF ऑफ एक्स वाई plus LCM of xy is equal to 87, where and x is greater than y. Which one of the following is correct in respect of the question and statement given below? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा कोई भी दो नंबर है, कोई भी हमारा दो नंबर x एंड y है, जिसका HCF और LCM का जो सम है वो 187 है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें ये फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार जो इसका HCF आएगा वो 3 होगा। जो मिनिमम वैल्यू होगा एक्स एंड वाई का सम का वो 37 होगा, तथा टोटल ये 7 पेयर बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दो कंसेप्ट की जरूरत है। पहला कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी दो नंबर का रेशियो पता है और हमें उसका HCF पता है, तो अगर हम रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी दो नंबर एग्जांपल लेता हूं, कोई भी दो नंबर 4:5 के रेशियो में है और इसका जो एचसीएफ है वो 7 है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो 7 4 जा 48 एंड 7 5 जा 35, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर होगा। देखो, अगर बात करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 12 एंड 16 हमारे पास कोई नंबर है। अगर मैं इसकी HCF की बात करूंगा, तो इसका HCF हो जाएगा हमारे पास 4, और इसका LCM जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 48। अगर मैं दोनों नंबर का रेशियो निकालूं, तो 12 और 16 है। कोई भी दो नंबर जो हाईएस्ट सिंप्लीफाई होता है वो किससे होता है, HCF से होता है। तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो देखो, अगर रेशियो जो होता है वो हाईएस्ट नंबर सिंप्लीफाई है, तो अगर रेशियो में मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ही मिल जाएगा। जैसे यहां पे जो रेशियो आया हमारा वो 3:4 आया। जो हमारा रेशियो आया है वो 3:4 आया। पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सीधा मैं क्वेश्चन करूंगा तो किसी को समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 12 और 16 आ रहा है। तो सीधा एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास किसी भी दो नंबर का रेशियो है और उसका HCF पता है, तो अगर मैं HCF से आपको रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास वह नंबर मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर मैं रेशियो जो है उसको मल्टीप्लाई करके उसमें HCF से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा हमें LCM मिलता है। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे पास 3 है, तो 3 और 4 रेशियो में है, तो 3 इंटू, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू HCF 4। 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 आ गया। बात समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर कोई भी दो नंबर का रेशियो A और B के फॉर्म में है और उसका HCF H है, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा HA एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा HB। दूसरा क्या है, अगर A और B है और उसका HCF गिवन है, तो हमारा LCM क्या होगा, हमारा LCM होगा HCF × A × B। ये दो कंसेप्ट आपको समझ के रखना है। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी दो का नंबर गिवन है, दो नंबर का रेशियो गिवन है और HCF गिवन है, तो अगर मैं रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। और अगर रेशियो को मल्टीप्लाई करके उसमें HCF से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा क्या मिल जाएगा, हमें नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि किसी भी दो नंबर का HCF और LCM का सम जो है वो 187 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं कि वो जो एक्स वाई है ना, वो ए और बी के रेशियो में है। अगर एक्स वाई है वो ए और बी के रेशियो में है और इसका HCF H है, मैंने मान लिया कि इसका HCF कितना H है, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा HA
एंड वाई हमारा क्या हो जाएगा, एच बी। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, हमने अभी बात किया था, एच इंटू ए इंटू बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एच इंटू ए इंटू बी हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमारा पहला जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है, एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो 187 है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो एच है, हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है, एलसीएम का जो सम है वो 187 है। एचसीएफ हमारे पास एच है और एलसीएम हमारे पास एच ए बी है। एच ए बी इजक्वल टू 187 है। अगर मैं यहाँ पे एच कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एच कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू 187 आ जाएगा। 187 क्या होता है, तो 187 को अगर मैं फैक्टर करूं तो ये हमारा हो रहा है 1 इंटू 11 इंटू 17। 1 इंटू 11 इंटू 17 हमारा क्या, एच इंटू 1 प्लस ए बी का है। तो देखो अब दो नंबर का जो मल्टीपल है 1 11 और 17 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एच क्या क्या हो सकता है, तो एच आपका एक बार 1 भी हो सकता है, एच आपका एक बार 11 भी हो सकता है, और एच आपका एक बार 17 भी हो सकता है। तो हमारा जो पहला कंडीशन है, देखो दो नंबर अगर मल्टीपल है, अगर दो नंबर हमारा ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 है, या समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो ए गुना बी क्या क्या हो सकता है, तो 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, और 3 इंटू 2 भी हो सकता है। तो हमारा ए का वैल्यू आपका 1 भी हो सकता है, ए का वैल्यू आपका 2 भी हो सकता है, और ए का वैल्यू आपका 3 भी हो सकता है। बात समझ में आ गया होगा। तो सेम यहां से क्या हो रहा है कि एच आपका 1 भी हो सकता है, एच आपका 11 भी हो सकता है, और एच आपका 17 भी हो सकता है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, देर आर थ्री पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच सी एफ, देर आर थ्री पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच सी एफ, बिल्कुल करेक्ट। सॉरी यहाँ पे देर आर थ्री पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच सी एफ, एच सी एफ का 3 वैल्यू पॉसिबल है ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एच सी एफ के यहाँ 3 वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और 17 भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे बाकी कंडीशन की बात करें तो मान लो कि जब हमारा एचसीएफ बराबर अगर हमारा 1 है, अगर एचसीएफ बराबर 1 होगा तो 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू 187 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहां से यहाँ पे h इंटू 1 प्लस ए बी बराबर 187 है, और एचसीएफ हमारा 1 है, तो 1 प्लस ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा 187 हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहाँ पे 187 - 1 इज इक्वल टू 186 हो जाएगा। तो हमारा ए बी का जो वैल्यू आ गया 186 आया। और ए बी क्या होता है, याद रखना, जो रेशियो होता है वो आपस में कोप्राइम नंबर होता है। तो ऐसे कितने कोप्राइम बन सकता है जिसका मल्टीपल 186 होगा। तो पहले बताओ 186 होता क्या है। तो अगर मैं 186 को फैक्टर करूं, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो हमारा जो 186 है वो है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 81। तो अगर मैं इससे पेयर बनाऊं, सॉरी 31, 2 इंटू 3 इंटू 31 है। तो अगर मैं इससे पेयर बनाऊंगा तो एक पेयर बन सकता है 31 इंटू 6 का, दूसरा पेयर बन सकता है 62 इंटू 3 का, तीसरा पेयर बन सकता है, एक एक ले लो हमारा, 31 6, 31 3, 31 दिया। तो दूसरा पेयर हमारा ये बन गया, तीसरा पेयर हमारा बन सकता है 3 1 जा 3, 93 इंटू 2 का, और चौथा पेयर हमारा बन सकता है 187 इंटू 1 का। तो जब एचसीएफ 1 हो रहा है, जब एचसीएफ हमारा 1 हो रहा है, तो यहां से टोटल 3 पेयर हमारा बन रहा है। बात समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं जब एचसीएफ, जब एचसीएफ हमारा एक बार 1 था, अब हम ले रहे हैं एचसीएफ हमारा 11 है। तो जब एचसीएफ हमारा 11 होगा तो 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा 17। तो 1 प्लस ए बी इजकल टू 17 होगा। इसका मतलब ए बी इजकल टू क्या होना चाहिए, 16। ए बी इजकल टू क्या होना चाहिए, 16। अब ए बी दो कोप्राइम नंबर है और उसका मल्टीपल कितना, 16 है। तो क्या हो सकता है, तो एक हमारा हो सकता है 1 इंटू 16। अगर मैं 2 इंटू 8 की बात करूंगा तो 16 तो होता है, बट ये नहीं होगा क्योंकि 2 और 8 हमारा प्राइम नंबर को प्राइम नहीं है। अगर मैं
2 एजा 16 होगा, और 4 × 4 भी नहीं हो सकता। तो यहां से केवल हम एक पेयर बना सकते हैं। तो जब ए बी बराबर 16 है तो यहां से केवल कितना पेयर बन सकता है? एक पेयर बन सकता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं इसका HCF, समझना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं इसका HCF 17 ले लूं, अगर मैं इसका HCF 17 ले लूं, तो 1 + AB = कितना हो जाएगा? 11। इस बार क्या हो जाएगा हमारा? 11। इसका मतलब AB = कितना हो जाएगा हमारा? 10। AB हमारा कितना होगा? 10 हो गया। अब AB कोप्राइम नंबर है और मल्टीपल 10 है, तो यहाँ कितना हो सकता है? तो एक हो सकता है 1 × 10, दूसरा हो सकता है 2 × 5, इससे आगे तो हो नहीं सकता। तो यहां से टोटल 2 पेयर बना सकते हैं। तो देखो, जब HCF 1 था तो 4 पेयर बनाए हमने, जब HCF 11 है तो एक पेयर बना, और जब HCF 17 है तो 2 पेयर बना। तो टोटल जो कंडीशन गिवन है हमारा क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम कितने पेयर बना पा रहे हैं? तो यहां हम टोटल 7 पेयर बना रहे हैं, और हमारा जो थर्ड है, देयर आर 7 पेयर्स की बात कर रहा है, तो हमारा तीसरा भी क्या है? सही है। पहला सही था क्योंकि HCF का 3 कंडीशन बना था हमारा, HCF 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और 17 भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कितने पेयर बन सकता, तो टोटल 7 पेयर बन सकता है। HCF 1 के लिए 4 पेयर, HCF 11 के लिए 1 पेयर, और HCF 17 के लिए 2 पेयर बना सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, एक्स एंड वाई का जो सम होगा, वो 37 होगा। क्या ये कंसेप्ट सही है? क्या ये सही बोल रहा है? तो अगर मैं बात करूं, जब HCF 1 होता है तो नंबर जो रेशियो होता है वही नंबर हो रेशियो हो जाएगा, हमारा नंबर हमारा वही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो वही होगा। यहां पे 31 और 6 है। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूंगा, तो 31 और 6 है, और HCF यहाँ पे 1 है, तो नंबर भी क्या हो जाएगा? 31 ही रह जाएगा, और 6 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे जो हो जाएगा 37 हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं सारे ऑप्शन में और भी, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इससे छोटा होगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y इज 37। तो यहां पे जो आंसर हमारा होगा, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। हमारा इसका ऑल स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। बात समझ में आ रहा होगा। हमारा पहले क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने कंसेप्ट से HCF LCM नहीं पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे IB का प्रॉपर वे से तैयारी कर रहा है, वो हर चैप्टर को थोड़ा प्रीवियस को देखो, और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कितनी डीप पूछ रहा है, उसी अनुसार आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ क्रीम एंड शैम्पू आर इन द रेशियो 19:11। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने पहले बोला था कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है तो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है। द प्राइस ऑफ क्रीम एंड शैम्पू आर इन द रेशियो 19:11। यहाँ पे क्रीम और शैम्पू का जो रेशियो है 19:11 है, तो क्रीम और शैम्पू का जो रेशियो है वो 19:11 है। द प्राइस ऑफ क्रीम इज 160 रुपीज मोर देन द प्राइस ऑफ शैम्पू। मतलब क्रीम का जो प्राइस है वो शैम्पू से 160 रुपीज ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा है? तो यहाँ पे 8 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब 8 यूनिट बराबर कितना है? 160 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्या पूछा है हमें? हमसे पूछा है क्रीम का प्राइस पूछा है, और क्रीम का प्राइस कितना हमारा? 19। तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 29 × 38, 380 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a sum becomes 8640 after 2 years and 12441.6 after 4 years at the same compound interest, find the sum। क्वेश्चन बोला है हमारा कि कोई हमारा प्रिंसिपल है, कोई सम है जो 2 साल में 8,640 रुपया हो जा रहा है 2 ईयर में, और 4 साल में और 4 ईयर में जो वो हो रहा है 12441.6 हो जा रहा है। मतलब यहां पे जो गैप है वो भी कितना है? 2 ईयर का है। आपको बस इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हमारा हम जब CI पढ़ रहे हैं और हमारा ईयर गैप सेम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। बस उसके लिए ईयर गैप सेम होना चाहिए। 1 साल के भी हो सकता है, 2 साल के भी हो सकता है, 3, और जितना भी साल हो। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 है। ये कुछ नहीं, एग्जांपल है कि आपको क्वेश्चन में क्या करो समझ में आ जाए। और रेट 10% है, रेट हमारा 10% है। तो अगर 100 प्रिंसिपल होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा?
कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 131.1 हो जाएगा। तो देखो अगर आप देख इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 10-11 का रेशियो आएगा। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो भी 10 और 11 का रेशियो आएगा। और यहां पे भी रेशियो निकालोगे तो 10 और 11 का रेशियो आएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है अगर ईयर गैप सेम है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जो रेशियो इन दोनों में होगा वही सेम रेशियो इन दोनों में भी होना चाहिए। जो रेशियो यहां पे है सेम रेशियो वहां पे भी होना चाहिए। तो अगर इस ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। मतलब यहां पे 1244 1.6 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 8640 गिवन है और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, 8640 इंटू 8640 अपॉन 12441.6, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। जो ये है, जो इस यूनिट के बराबर ये है, तो हमारा इस यूनिट के पूछा गया, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो या तो इसे आप कटवट कर लो। अब मैं एक बात बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन में आ जाए तो ये यहां पे एक 10 आ जाएगा। जब भी आपको कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमें से एक बात याद रखना है, काटने की जो ऑप्शन होना चाहिए वो हमारे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कि भाई जब कुछ भी नहीं लग रहा है तो काटो। अगर इस क्वेश्चन को काटने जाओगे तो आपको कम से कम 1 मिनट तो लग जाए काटने में। लेकिन अगर आपको कुछ कंसेप्ट पता है तो आप इतने बड़े कैलकुलेशन को बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो कि हमारा आंसर क्या है। देखो अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका आंसर मैं 5 सेकंड बता दूंगा इसका आंसर क्या है, बिना कैलकुलेशन के भी। और आप भी कर सकते हो, थोड़ा समझो। ऊपर अगर मैं देखूं, ऊपर देखूं यहां पे मैं अगर, तो हमारे पास जो है 3 जीरो है, 3 जीरो है। यहां पे 1 जीरो है, यहां पे 1 जीरो है और यहां पे 1 जीरो है। और नीचे ना तो 5 है ना तो 0 है। 5 जीरो नहीं है, तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट तभी होता जब नीचे 5 होता। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, इसे कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो हमारा जो सी और डी ऑप्शन होगा ये गया, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। बात समझ में आ रहा है, समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट अगर आप यूज करोगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा एग्जाम में। अब देखो अगर मैं इस 3 जीरो के बाद का मैं यूनिट डिजिट निकालूं और यहाँ पॉइंट पे आंसर नहीं है तो क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 4 जा 16 आ रहा है। तो ऊपर जो आ रहा है 6 आ रहा है और नीचे जो हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो बताओ इस 6 में क्या गुना करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो या तो 1 से गुना करोगे या तो आप 6 से गुना करोगे। तो 000 के बाद जो डिजिट होना चाहिए था या तो 1 होगा या तो 6 होगा। और हमारा ऑप्शन में 5 वाला ये तो हो नहीं सकता, या तो 1 होता या तो 6 होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर आप ये कंसेप्ट लगाओगे तो बिना सॉल्व किए, बिना कटवट किए ही आप आंसर निकाल सकते हो। और आपको अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको सॉल्यूशन जल्दी आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 4 चीज आना बहुत जरूरी है, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी और डिजिट सम। अगर आपको 4 चीज आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप बिना गुना भाग के आंसर आप लिख सकते हो। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास चल रही है, अभी की कंप्लीट बैच चल रही है। वहां पे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप आईबी से रिलेटेड कोर्स नहीं करवा रहे। अब मैंने वहां पे पढ़ाया था, अभी स्टार्ट ही, अब जस्ट हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। तो मैंने वहां पढ़ाया था यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया। तो भाई हो सकता है यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, बट इसका यूज करके आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो फालतू के नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आप कोशिश करो समझने की। अगर मैं आपको सीधा मैं लगा दूंगा क्वेश्चन में, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने वहां पे पढ़ाया है कि जब मैं यहां पे क्वेश्चन में लगाऊं तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछा गया। देखो पहले मैं आपका इसका भी कंसेप्ट बता दूं। अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हमारा समय लग जाएगा। ये एक कंसेप्ट होता है, इस फॉर्म में होता है a + 2 √v के फॉर्म में होता है।
जब भी आपको ऐसे दिखे a प्लस टू रूट बी के फॉर्म में, तो आपको इस b को ऐसे फैक्टर करना है दो में, ऐसे फैक्टर करना है कि उसका सम हमेशा ये बने। ऐसा क्यों बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है, तो या तो अंदर वाले कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अंदर वाले या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 7 + 2√12 है, 7 + 2√12 है। तो आप इसका आंसर सीधा ले सकते हो। आप इस 12 को ऐसे फैक्टर करो जिसका सम 7 है, तो क्या लिख सकते हो? 4 × 3, 4 3 = 12 एंड 4 3 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा √4 + √3। इसका मतलब हो जाएगा 2 + √3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको मैं ये भी बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास है 7 + 2√12, 7 + 2√12। इस जो 7 है इसे 4 + 3 + 2√4 इंटू √3 लिख सकते हो, लिख सकते ना। 4 3 = 12। ये जो 4 है इसे हम √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √4 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, ये जो हमारा अंदर बन गया √4 + √3 का स्क्वायर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? √4 + √3, तो 2 + √3। तो अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है जब भी ऐसे रूट अंडर a + 2√b के फॉर्म में आए, तो हमेशा अंदर या तो a + b का होल स्क्वायर बनाएगा, या तो a - b का होल स्क्वायर बनाएगा। तो इस 12 को ऐसे फैक्टर करो कि इसका सम आ जाए, बस आपको ये कंसेप्ट लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 92 माइनस 24 रूट ऑफ 6 - 4√2। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहां पे 2 होना चाहिए था, यहां पे 2 होना चाहिए था। तो ये हमारा हो जाएगा 92 - 24, 6। 4 जो होता है 2 × 2 होता है, 4 हमारा जो होता है 2 × 2 होता है। एक 2 को हम बाहर ले जाते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था वहां पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जब 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2√8। 2 × 2 = 4, 2 × 8। अब 8 को आप ऐसे फैक्टर करो, आप 8 को ऐसे फैक्टर करो कि सम 6 आ जाए। तो 4 × 2 = 8 एंड 4 और 2 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो यहां पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 92 - 24 इंटू √4 - √2 इंटू √4 - √2। इसका मतलब 92 - 24 2 माइनस √2। अब अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 92 - 24 2 जा 48 और प्लस 24 √2 प्लस 24 √2, हमारा आ गया 24 √2। 92 से 48 जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 44। 44 प्लस 24 √2। देखो अगर मैं आंसर से निकालू तो मैं आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए होगा। लेकिन हम इसको फिर भी पूरा कोशिश करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो 44 प्लस, मैंने क्या समझाया था, यहां पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 12 अंदर लेके चला जाओ, तो 2 × 144 × 2 हो जाएगा। अब 144 × 2 को ऐसे फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो कि उसका सम जो आ जाए हमें कितना आ जाए? 44 आ जाए। हमारा जो सम आ जाए कितना आ जाए? 44 आ जाए। तो देखो 12 × 12 × 2 है, 4 3 जा 12 × 12 × 2 है, 36 × 8 है। 36 + 8 क्या होता है हमारा? 44 होता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा √36 प्लस √8। द 6 + 2 √2 इज करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या था? ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। अच्छा क्वेश्चन है, 35 men and 49 women working together can do a job in 84 days। द क्वेश्चन बोल रहा है
कि 35 आदमी, 35 मैन और 49 वुमेन जब मिलकर किसी काम को कर रहा है तो 84 डेज में कर रहा है, 84 डेज में कर रहा है। बात समझ में आया? दूसरा बोल रहा है while 48 मैन और 84 वुमेन इसी काम को कंप्लीट कर रहा है 56 डेज में, 56 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम जॉब बाय बी डन बाय 30 मैन। क्वेश्चन पूछ रहा है ये 30 मैन एंड 21 वुमेन वर्किंग मिलकर काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो बहुत आसान है, 35 मैन एंड 49 वुमेन 84 डेज में करा है। देखो एक बात करते हैं, मैं बोलूं कि 5 आदमी है, मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल कितने आदमी लगे? 5 एक दिन, 5 एक दिन, 5 एक दिन, 6 दिन, तो टोटल 30 दिन लगे। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे काम को एक दिन में करवाना है तो मुझे कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? तो हमें पड़ेगी 5 6 30 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहां से अगर मैं एक दिन में काम करवाना चाहूं तो कितने आदमी और कितने औरत की जरूरत पड़ेगी? तो यहां पड़ेगी 35 मैन प्लस 49 वुमेन इंटू 84। ये हमारा क्या आएगा? 1 डे के बराबर आ जाएगा। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन से निकालूं तो 48 मैन प्लस 84 वुमेन, ये जो 56 डेज में कर रहा है, कितने दिन में काम कर 56, हमारा 1 डे में आ जाएगा। तो देखो ये भी 1 डे के बराबर और ये भी 1 डे के बराबर, मतलब हमारा ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो 35 मैन प्लस 49 वुमेन इंटू 56 इज इक्वल टू बराबर होगा हमारा 48 मैन प्लस 84 वुमेन इंटू 56। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉरी यहाँ पे 56, यहाँ पे 84 था, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा 84 था, 84, और यहाँ पे 56 है। अगर मैं 7 से सिंप्लीफाई करूँ, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 12 7 84 और 7 8 56, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 3 2 से कट गया यहाँ पे। तो 35 तिया 105, 105 मैन प्लस 3 9 27, 3 चौका 12 तो 14, 147 वुमेन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 9 27 और 3 चौका 12 तो 14 इज इक्वल टू आ जाएगा 48 2 जा 96 मैन प्लस 2 चौका 8 2 8 16, 160 वुमेन, 168 वुमेन, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2 चौका 8 2 8 16। अगर मैं 96 से 105 मैन को इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 मैन, 9 मैन इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 147 से 68, 7 और 1 8, 21 वुमेन। कितना आ जाएगा हमारा? 9 मैन और 21 वुमेन। अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, मतलब 3 मैन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 वुमेन। यहां से देखो, यहां से हम क्वेश्चन को टोटल वर्क से भी निकाल लेते हैं और हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन या तो टोटल वर्क से निकालेंगे या तुम यहां पर लगा लेते M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। वो डाटा पे डिपेंड करता है। अगर मैं आसानी से कन्वर्ट कर पा रहा हूं वैन को वुमेन में, वुमेन को मैन में बना पा रहा हूँ रेशियो के अनुसार, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो हमें वर्क से करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आराम से क्वेश्चन है, हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देखो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 30 मैन, क्वेश्चन जो पूछ रहा है 30 मैन प्लस 21 वुमेन कितने दिन में करेगा? तो यहां से देखना, यहां जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? 7 वुमेन। तो अगर मुझे इसको 21 बनाना हो तो मैं 3 से गुना करूंगा, तो 21 वुमेन बराबर 9 मैन हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 30 मैन प्लस 9 मैन, मतलब 39 मैन कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन हो गया।
अब देखो ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है, एक गिवन है हमारे पास। फर्स्ट में देखूं तो 35 मैन प्लस 49 वुमेन, ये कर रहा है 84 डेज में। तो देखो यहां से अगर मुझे 7 बनाना हो, 49 वुमेन निकालना हो, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 7 से। तो हम यहां भी 7 से करना पड़ेगा। तो 7 3 क्या हो जाए? 21 मैन। तो 49 वुमेन बराबर क्या है? 21 मैन है। इसका मतलब 35 मैन प्लस 21 मैन काम को 84 डेज में कर रहा था। तो 5 1 6 और 3 2 5, 56। 5 1 6 मैन, सॉरी 56 मैन जो है, 56 मैन काम को 84 डेज में कर रहा है। तो क्वेश्चन है 39 मैन कितने दिन में करेगा? तो यहां लगा लेंगे हम M1 D1 बराबर M2 D2। यहां लगा लेंगे हम M1 D1 इजक्वल टू M2 D2। तो 56 मैन 84 डेज में कर रहा है, तो 39 मैन कितने दिन में करेगा? तो हमारा जो डे आ जाएगा, अगर मैं काट लू 8 4 12, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो जो हमारा डे आ रहा है वो आ रहा है 56 × 28/13। अब देखो यहां पे भी आप चाहो तो गुना कर लो, आप चाहो तो गुना कर लो, या चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग यूज करूं तो हमें गुना भाग करने डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो ऊपर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो यहाँ पे 30 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 + 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट कितना है? 8 है। यहाँ पे 7 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 9 है, ये नहीं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला था यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम और डिजिट सम आपको आना बहुत ही जरूरी है अगर आप अपना कैलकुलेशन तेज करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A salt and water mixture of which 12.5% in salt cost 22 per kg, मतलब पर लीटर। यहां पे क्या है कि एक मिक्सचर है सॉल्ट का और नमक का। तो जिस मिक्सचर में 12.5% सॉल्ट है, जिस मिक्सचर में 12.5% सॉल्ट है, उसका जो प्राइस है 22 पर लीटर है। इसका प्राइस क्या है? 22 पर लीटर। लेकिन जैसे नेक्स्ट में बोला है ऑफ विच 27.5% सॉल्ट कॉस्ट 38.50, लेकिन जिस मिक्सचर में 27.5%, जिस मिक्सचर में 27.5% सॉल्ट है, उसका जो प्राइस है वो 38 पॉइंट, वो हमारा 38.50 रुपए पर लीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर ऑफ विच 30% सॉल्ट कैन बी बॉट फॉर ₹165, मतलब बोल रहा है कि वह मिक्सचर हम 165 रुपए में कितना लीटर खरीद सकते हैं, जिसमें 30%, जिसमें 30% क्या हमारा सॉल्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जिसमें 30% है उसका प्राइस पूछा है, मतलब जिसका 30% है वो 165 रुपए में कितना आएगा। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 30% वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 लीटर का कितना है, उसे डिवाइड कर दूंगा, सीधा आ जाएगा कितना लीटर आ जाएगा। तो पहले हमें ये निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका? 27.5% वाले का कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो यहां समझो, जब सॉल्ट 12.5% था तो पैसे कितने रुपए थे? 22 रुपया था। और जब सॉल्ट 27.5% हो गया तो रुपया कितना हो गया? 38.50 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया? यहां देखो, यहां जो बढ़ गया है वो कितना बढ़ गया? तो आप देखोगे यहाँ पे 15.5% बढ़ गया। 15.5% बढ़ रहा है। 12 5 नहीं, 15% बढ़ रहा है बस। कितना बढ़ रहा है? 15% हमारा बढ़ रहा है। तो जब हमारा 15% बढ़ रहा है, जब हमारा 15% बढ़ रहा है, तो बताओ कॉस्ट कितना बढ़ रहा है? तो जो कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा 38.50 हो गया। जो हमारा कॉस्ट है 38.50 हो गया, और पहले कितना था? 22 था। तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 8 से 2 हो गया 6, 3 से 8 से 2 गया 6, 16.50, मतलब 15%। अगर आपका 15% सॉल्ट बढ़ा रहे हो तो आपका जो प्राइस बढ़ जा रहा है वो 16.50 बढ़ रहा है।
16.50 आपका प्राइस बढ़ रहा है। 6 2 8 2 38 बिल्कुल। तो आपको देखो, अब यह कहीं से भी कर सकते हो। तो 1% अगर प्राइस बढ़ रहा होगा, 1% अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो कितने पे बढ़ेंगे? तो आप बोल सकते हो 16.50 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1.1 रुपीज बढ़ रहा है। मतलब 1% अगर आप सॉल्ट बढ़ा रहे हो, 1% अगर आप सॉल्ट बढ़ा रहे हो तो आपका प्राइस कितना बढ़ जा रहा है? 1.1 रुपीज बढ़ रहा है। अब किसी से भी करो, अब मैं इसकी बात करूं तो 27.5% का रुपया कितना है? 38.50 है। 27.5% का रुपया कितना? 38.50 है। और आपको करना कितना है? बढ़ाकर कितना करना? 30% करना है। 27.5 से 30% करना है। तो आपको कितना बढ़ाना होगा? तो आपको बढ़ाना होगा 2.5%। कितना बढ़ाना होगा आपको? 2.5%। तो 2.5% बढ़ाओगे तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे? तो 2.5 इंटू 11 कितने बढ़ जाएंगे हमारा? 2.5 इंटू 11, तो 5 5 2 7 2। आपको जो पैसे बढ़ जाएगा वो 2.75 पर लीटर बढ़ जाएगा। पर लीटर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो 38.50 था, जो जो सीपी आ जाएगा, हमारा जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 38.50 था, और बढ़ कितना आ गया? 2.75 बढ़ गया। तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5 7 5 12, 8 2 10 और 1 11, 3 1 4, 41.25। 41.25 आपका आ गया कॉस्ट। कौन किसका कॉस्ट? जिसमें 30% सॉल्ट है। जिसमें 30% सॉल्ट है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 41.5। मतलब 1 लीटर का प्राइस कितना आ गया? 41.5 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 165 रुपीज में कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो 165 अपॉन 41.25, इतना ही आएगा। अब मुझे दिखाई दे 25 चौका 100, ये पूरा पूरी 4 से जा रहा है। मतलब ये कितना आएगा? 4 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 लीटर इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। जिसमें 12.5% सॉल्ट था उसका प्राइस 22 था। जिसमें 27.5% था उसका प्राइस 38.50 था। तो जब 15% सॉल्ट बढ़ा तो प्राइस कितना बढ़ गया? 16.50। तो 1% के लिए कितने रुपए बढ़ रहा है? 1.1। 27.5 से हमने निकाला था, तो 2.5% बढ़ाओगे तो 30 आ जाएगा। 2.5% कितना बढ़ जाएगा? 2.75 बढ़ जाएगा। 38.50 था, 2.7 बढ़ गया, 41.25 आ गया। तो जिसमें 30% सॉल्ट है उसका जो प्राइस है वो कितना? 41.25। तो 165 रुपए में कितना आएगा? 41.25 से डिवाइड कर दो, 4 से कंप्लीटली जा रहा है आंसर 4। मतलब जिसमें जिसमें सॉल्ट 30% है तो 165 रुपए कितना आएगा? 4 लीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इफ नमन हैड परचेज 25 आर्टिकल फॉर रुपीज 22। नमन जो है वो 25 आर्टिकल परचेज कर रहा है 22 रुपए में। ठीक है, तो एक आर्टिकल कितने परचेज कर रहा होगा? तो 22/25 रुपए में। बात समझ? 25 खरीद रहा है 22 में, तो एक कितना में खरीदेगा? 22/25 में। बात समझ में आ गया? बेच रहा है वो 22 आर्टिकल फॉर 25 में, तो एक को कितना बेच रहा होगा? 25/22 में। तो पूछ रहा है फाइंड हिज अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट। आपसे पूछ रहा है उसका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अगर मैं सीपीएसपी का रेशियो निकालूं तो 22 ये इधर ये इधर, 22 का स्क्वायर 484 और 625। 484 और 625 हमारा क्या हो गया? सीपीएसपी का रेशियो आ गया। तो बताओ कितने प्रॉफिट कमा लिया? 4 1 5 8 4 12, 141 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने के प्रॉफिट कमा लिया? जो हमारा प्रॉफिट हो गया 141 का प्रॉफिट हो गया। 4 1 5 8 4 12, हाँ सही है, 141 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 141/484 इंटू 100। अब देखो, या तो इसे आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेट कर लो, या थोड़ा सा मैंने हर बार बोला कि अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने ही नहीं से मतलब नहीं होता, आप उसका किस अप्रोच से कर रहे हो, कितने फास्ट कर रहे हो। इसे अब मैं इसे कटवट करने नहीं जाऊंगा, सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? अप्रोक्सीमेट पूछा। देखो, ये जो हमारा कोई नंबर है 100% नंबर है, और वो किसके बराबर है? तो 484 के, 484 के, क्योंकि आंसर पूछा गया अप्रोक्सीमेशन में।
तो बताओ 10% क्या हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं, देखो मैं सीधा लिख सकता हूं आंसर यहां से, आपको बस समझा रहा हूं कि मैं क्या सोचूंगा यहां पे। अगर मैं बोलूंगा 10% तो 48.4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं 1% निकालूंगा तो कितना होगा, 4.84। अगर मैं 20% निकाल रहा हूं तो 20% क्या होगा हमारा, दो से मिलकर 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 96.4 हो जाएगा। 20% हमारा क्या हो, 96.8 हो जाएगा। अगर मैं 30% निकालूं तो क्या होगा, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौका 12 और 135 हो गया, 135.2 हो गया। अब देखो, अगर दिमाग लगाओगे यहां पे तो सीधा हमारे पास आंसर है। देखो 30% है, 135.2 है, और हमें निकालना कितना है, 141 कितना परसेंट है। तो यहां पे देखो अब थोड़ा सा कम है, 30 से बस थोड़ा सा कम है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29.1%। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 चौका 12 तो 14, 145 आ रहा है। 30% हमारा आ जाए 145 आ रहा है। 30% जो हमारा आ रहा है वो 145 आ रहा है, 145 आ रहा है। देखो 30% है, हमें निकालना था 141, और 30% कितना आ गया, 145.2 आ गया, 141 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर है ना वो 30% है। जो कितना कम है, कितना कम है, तो देखोगे कि 3 से समथिंग के आसपास है, मतलब 1% से भी कम है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 30% से कम है, बट 29% से ज्यादा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 29.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 114 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। मतलब अगर बस बिना रुके हुए चलती है तो जो इसका स्पीड होता है वो 152 किलोमीटर पर आवर होती है, और जब बस रुक रुक के चल रही है तो जो उसका स्पीड है 114 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुक रही है। तो देखो इसका सिंपली एक फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा होता है, कंसेप्ट से भी करा सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर होता है फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ स्पीड, जो इसका टाइम डिफरेंस ऑफ स्पीड हमारा क्या हो, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज टाइम इंटू 60, विदाउट स्टॉपेज टाइम इंटू 60। आपके फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज टाइम इंटू 60। तो यहां हमारा आ जाएगा 152 माइनस 114 अपॉन 114 इंटू 60। यहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस यहां पे आ रहा 38 अपॉन 114 इंटू 60। 19 दूना 38 और 19 छक्के 114, 6 दाइन 60, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। मतलब ये क्वेश्चन है 1 घंटा में 20 मिनट के लिए रुक रही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ शॉपकीपर बाय 3 varieties ऑफ शुगर फॉर ₹99, 120 एंड 144 per kg respectively and mix them in the ratio 9:2:1 in order to earn a Y% profit। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। After giving a discount equal to the 1/6 of mark price, the mark price per kg is 178.50। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है, 3 टाइप के चावल को जिसका प्राइस 99, 120 और 144 है, इसको मिक्स कर रहा है 9:1 के रेशियो में, और फिर उसको ऐसे बेच रहा है, इस प्राइस पे बेच रहा है कि इसका Y% प्रॉफिट हो, और वो मिक्सचर का जो मार्क प्राइस रख रहा है वो 178.50 रखता है, और फिर उसको 1/6 क्या करता है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो Y का वैल्यू फाइंड करें, मतलब सिंपली आपसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट। ये मिक्सचर में प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया आपका। तो एक दुकानदार है जिसके पास 99 का एक चावल है, 120 का एक चावल है, 144 का एक चावल है, इसको मिला रहा है 9:2:1 के रेशियो मिला रहा है। तो इसका कंप्लीट सीपी क्या होगा। तो एक तो तरीका होता, अगर मुझे सीपी निकालना हो, मल्टीप्लाई करो 99 इंटू 9 प्लस 120 इंटू 2 इंटू प्लस 144/1,
और 12 से डिवाइड कर दो। लेकिन मैं अगर मिक्सचर का मुझे सीपी निकालना है तो देखो, मान लो इसका सीपी 100 है 1 मिनट के लिए, एवरेज तो होगा सबका, तो ये कितना कम है, 100 से 99 एक कम है, तो -1 × 9। ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 × 2। ये कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है, तो 44 × 1 अपॉन 9 to 11 और 1 12, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां हो जाएगा -9 +40 +44 अपॉन में 12। हमारा जो -9, तो ये हो जाएगा 31 +44 +44, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 4 3 7, 75/12। तो हमारा जो सीपी आ जाएगा, कंबाइंड सीपी, वो आ जाएगा 100 + 75/12। 25 दिया 75 और 3 चौका 12, तो सीपी आ जाएगा 425 अपॉन में 4। सीपी कितना आ गया हमारा, 425 अपॉन में 4। ये सीपी है। अच्छा बताओ एसपी क्या होगा। अगर मुझे एसपी निकालना हो, हमारा एसपी निकाल, अगर हमारा हमें एसपी निकालना है इसका, तो एसपी क्या होगा। देखो एमपी कितना था हमारा, हमारे पास एमपी है 178.50 है, जो हमारा एमपी है 178.50 है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1/6 डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 1/6 डिस्काउंट मिल रहा है तो 5/6 पे बेच रहा होगा, बात समझे, 5/6 पे बेच रहा होगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट थी तो पूछा है, तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूं, यहां से आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो सीपी एसपी का रेशियो हो जाएगा 425 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, तो 1785 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, जीरो से हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। 425 और 1785 के रेशियो में जो है हमारा सीपी है, और कट रहे 5 8 40 और 5 पंचे 25, 5 दिया 15, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। अगर मैं कट करूं 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 और 17 दूना 34 और 17 एकम 17, 5 और 21 मैंने काटा, 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25 और 5 दिया 15, और यहाँ पे 3, यहाँ का सॉरी, यहाँ पे 3 मिक्स हो गया, यहाँ 3 भी है, × 3 मिस नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 7 जा 21। तो हमारा जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया, वो आ गया 5:7। मतलब आपके प्रॉफिट कितना आ गया, 2, 2 की प्रॉफिट किस पे, 5 पे, गुना 100, तो 20 पंचे 100, आपका आंसर हो जाएगा 40% इज करेक्ट आंसर। 40% इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपका, मिक्सचर का क्वेश्चन है। 99 120 144 को मिलाकर 9 to 1 मिलाया गया, तो हमने क्या निकाले, पहले मिक्सर का कॉस्ट प्राइस, हमने क्या निकाल लिया, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस। एमपी हमारे पास था, 1/6 डिस्काउंट दिया, तो 5/6 पे बेचा होगा। तो सीपी और एम एसपी का हमने रेशियो निकाला। जब भी आप परसेंट प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट सीपी से निकालो, सीपी एसपी से निकालो, या उसके रेशियो से निकालो, आंसर सेम ही होता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट निकालने में बहुत समय लगता, सीपी और एसपी का रेशियो बना दो और कहानी खत्म। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से हमारा क्वेश्चन है। Ravi and Rajiv decided to run a 960-meter long race on a track as long as the length of the race, which is the statement below, is sufficient to conclude the Rajiv run at a speed 10 meter per second. क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि एक ट्रैक है, यहां समझना, एक ट्रैक है जिसका लेंथ है 960 मीटर। एक ट्रैक है 960 मीटर, इस पे रवि एंड राजीव रेस लगा रहा है, रवि और राजीव रेस लगा रहे हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और बोल रहा है कि क्या तीनों स्टेटमेंट को यूज करके हम ये निकाल पाएंगे कि रवि का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 960 मीटर लॉन्ग ट्रैक है और हमारा 3 स्टेटमेंट गिवन है। तीनों स्टेटमेंट को यूज करके क्या हम रवि का स्पीड निकाल सकते हैं, और उसका स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये बोल रहे हैं। तो कभी एक से भी निकल सकता है, कभी दो से भी, कभी तीनों से भी, कभी तीनों को यूज करके भी हम नहीं निकाल सकते। तो यहां पे क्वेश्चन है, हम तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। रबी इज अलाउड टू स्टार्ट 5 सेकेंड
बिफोर राजीव स्टार्टेड, मतलब राजीव से 5 मिनट पहले रवि को दौड़ने के लिए इजाजत दे दिया गया था। रवि रन एट 8 मीटर पर सेकेंड, रवि 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ लगा रहा है। राजीव कॉट अप विद रवि विद 3/8 ऑफ द ट्रैक लेंथ स्टिल टू बी कवर्ड। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा 960 था। पहले तीसरा अगर मैं देखूं तो पूरा 960 इसका ट्रैक था। रवि को पकड़ लिया कितना, जब 3/8 भाग चलना बचा हुआ था। मतलब कितना चल लिया होगा, तो चलेगा 5/8 चल लिया होगा, 5/8 चल लिया होगा। तो 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 600 मीटर के बाद राजीव ने रवि को पकड़ लिया हुआ। मतलब क्वेश्चन ये बोला कि यहां से यहां 600 मीटर चला होगा कौन, रवि। तो राजीव ने उसे पकड़ लिया। अब देखो, राजीव का जो स्पीड गिवन है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 600 मीटर चलने में रवि को कितना समय लगा, तो रवि का जो समय होगा, रवि का जो टाइम होगा वो 600/8, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 75 सेकेंड। मतलब रवि 600 मीटर चलने में कितना समय लगा है, 75। तो जब राजीव ने पकड़ा होगा, जब राजीव ने पकड़ा होगा तो 600 मीटर ही तो चला होगा, पर टाइम कितना लिया होगा, तो रवि से 5 सेकेंड कम लिया होगा, क्योंकि रवि को 5 सेकेंड पहले दौड़ने के लिए बोला गया था। तो स्टार्टिंग मिला था। तो अगर रवि को लग रहा है 75 सेकेंड, अगर रवि को लग रहा है 75 सेकेंड, तो राजीव को जो लग रहा होगा टाइम, राजीव का जो टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 75 - 5, 70 सेकेंड का समय लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, राजीव को, जो हमारा राजीव भैया है उसको 600 जाने में, 600 का डिस्टेंस कवर करने में 70 सेकेंड का समय लगा। तो क्या ये जो स्पीड है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड राजीव का आया, नहीं आया। इसका मतलब अगर हम तीनों को मिला दिया, तीनों को मिलाने पर भी राजीव का स्पीड 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑल द थ्री स्टेटमेंट टेकन टुगेदर, नहीं, और इवन ऑल थ्री स्टेटमेंट टेकन टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट। इसका जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा, A1 इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a great number of wagons that can be attached to a locomotive engine if the speed of not to fall below 14 km/h is given as 144। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, ये एक बात बोल रहा है, उसके लिए 3 स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, उसके लिए 3 स्टेटमेंट गिवन है। क्या इसको सही सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको बस इतना निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक रेल इंजन है, उसमें हम अगर 144 बोगी हम जोड़ रहे हैं, तो उसका कम स्पीड जो कम हो रहा है वो 14 किलोमीटर से कम नीचे नहीं हो रहा है। मतलब उसका स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर से नीचे नहीं जा रहा है। आपको उसको यूज करके तीनों से लगाना है। बात समझो, क्वेश्चन क्या बोला गया, अगर किसी ट्रेन के इंजन में हम 144 बोगी जोड़ते हैं तो उसका स्पीड जो होना चाहिए 14 से कम नहीं जाना चाहिए। अब इस चीज के लिए 3 स्टेटमेंट देना है। द लोकोमोटिव इंजन विदाउट एनी वगन कैन गो टू एट ए रेट ऑफ 50 km/h। मतलब अगर ये हमारा इंजन है तो इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है विदाउट विगन्स, विदाउट विगन जो स्पीड है वह 50 km/h। पहला हमें ये बात बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है द स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव diminished by a quantity which varies as the square root of the number of wagons attached। मतलब बोल रहा है कि जो उसका स्पीड वेरी करता है ना, वो जितना वेगन लगा हुआ उसका स्क्वायर रूट के फॉर्म में करता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर स्पीड उसका एक्स कम हो रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो वो होगा इसके नंबर ऑफ वेगन्स के, किसके नंबर ऑफ वेगन्स के। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के रूट अंडर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट, विथ 16 वैगन्स इट्स स्पीड इज 38 किलोमीटर। जब हम बोल रहे कि जब हमने उस इंजन में 16 वैगन जोड़ दिया
तो उसका स्पीड कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। देखो, तो हमने जब 16 वीगन जोड़ा तो उसका स्पीड कितना हो गया बताओ, स्पीड हो गया 38। अब देखो, वेरी कितना कर रहा है, 38 हो गया है, अब 50 था, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 12 कम हो गया है। बात समझना, 12 कम हो गया। इसका मतलब ये 12, 12 बराबर के इंटू 16 है। तो 12 इज इक्वल टू के इंटू 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, के इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। के इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तीनों से यूज करके। अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, जब 144 विगन जोड़ेंगे तो उसका स्पीड 14 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 14 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो, जब जो हमारा एक्स है वो के इंटू नंबर ऑफ विगन्स है, तो जो एक्स होगा वो के 3 है, और नंबर ऑफ विगन्स कितना हमारा 144, नंबर ऑफ विगन कितना 144, 144 यहां आ जाएगा 3 इंटू 12, मतलब हमारा स्पीड कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। एक्स क्या है, जितना वेरी करा कम हो गया, कितना कम हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। 50 था, 36 कम हो गया, कितना रह गया स्पीड, मतलब अब उस लोकोमोटिव इंजन प्लस 144 बोगी के साथ जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया 14 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 14 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इससे आगे जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा सफिशियंट है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। तीनों को यूज करके हमने ये निकाला, तो हमारा तीनों के तीनों क्या सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट अप टू को प्राइम नंबर इज 1073, देन फाइंड देयर एलसीएम। किसी भी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है, तो इसका आंसर 1073 हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 और 7 ये को प्राइम है, इसका एलसीएम क्या होगा 21, तो सेम जो प्रोडक्ट होता है वही उसका हमारा एलसीएम हो जाता। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मैंने बोला था 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई भी कर सकता है। Jay lent some amount of money at 14% simple interest and equal amount of money at 20% simple interest up to year. If his total interest was 9520, then find the amount of money that was lent in each case. क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जया है, उन्हें दो अमाउंट सेम अमाउंट लोन पे लिया है, सेम अमाउंट बोला है और फ्रैक्शन में भी नहीं है डाटा, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल मान लेंगे 100। तो दो यहां पे भी 100 लिया है और यहां पे भी 100 लिया है। पहले पे जो रेट है वो 14% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 28 इंटरेस्ट मिलेगा। इसका जो रेट है वो 20% है, तो यहाँ पे 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40 मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 28 प्लस 40, 68 हो गया। यही गिवन है, 9520 68 के बराबर है, तो 68 यूनिट बराबर जो है 9520 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 9520 अपॉन 68। पूछा क्या है 100 यूनिट, कितना पैसे उसने लिया था, 100 यूनिट पूछा गया है। तो 9520 अपॉन 68 इंटू 100, 62 इंटू 100, हमारा ये हो जाएगा 17 पंचे 85, 17 छक्के 100, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंचे 9520, 17 पंचे 85 और 17 पंचे 85 हो गया, और 17 छक्के 102, 17 पंचे 85 और 17 छक्के 102, चार 14 चौके 56, ये 56 आ गया, एंड 14 चौका 56, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाए कितना 1400 रुपये, 14,000, सॉरी यहाँ पे 0 भी है, 14,000 रुपये इज करेक्ट आंसर। आंसर समझा, आसान से क्वेश्चन था एस आई सी आई का, ऐसा ऐसे क्वेश्चन था हमारा। A number increased by 57% gives 942. Then find the number. A number increased by 57% gives 942. Then find the number. तो अगर नंबर हमारा 100 है तो कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा, और वो कितना गया, वो 942 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 942 अपॉन
157। अब पूछा क्या गया, नंबर पूछा गया, तो 100 यूनिट के बराबर पूछा गया, तो ये आपका आ जाएगा 942/157 इंटू 100। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 छक्के 42, 6 इज करेक्ट आंसर। ये कंप्लीटली 6 से कट जाएगा, 600 हमारा क्या हो गया आंसर। यूनिट डिजिट मैंने मैच करा बोला, 7 से 6 में 7 को 6 से गुना करोगे 12 आ जाएगा। 2 इज करेक्ट आंसर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। प्रकाश एंड लान्या started a business, invested 77,000 and 84,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years divided between Prakash and Anand? देखो, जब पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में होता है। किसमें होता है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना समय के लिए किया। तो दोनों ने सेम टाइम, अगर दोनों सेम टाइम कर रहा है, सेम टाइम के लिए कर रहा है, तो जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा। तो यहाँ जो रेशियो हो जाएगा 77,000 84,000, ये इससे क्या 11 सत्ते 77, नहीं, ये आज 7 से हो जाएगा हमारा 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, अब 12 सत्ते 84, 11 और 12 का रेशियो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है, और 5 से 6 क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पिछले सेट में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, पिछले सेट में ऐसे मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ऑन ए पर्टिकुलर डे each of Danish, Ethan और Farhan sold 3 types of pens from their respective shop. Danish and Ethan sold an identical number of pens of type A while Farhan sold twice. देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सेम ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में आपके एग्जाम में आया था पिछले साल आईबी में। यहाँ देखो क्वेश्चन बोला है, एक फरहान है, कौन कौन है, 3 3 पहले, दानिश, ईथन और फरहान है। दानिश, ईथन एंड फरहान है, एंड हमारा फरहान है। क्वेश्चन बोल रहा है ये लोग 3 ABC के पेन बेच रहे हैं। अब दानिश एंड इथन सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप ए while फरहान सोल्ड ट्वाइस एज मेनी पेन्स एज टाइप ए, दानिश एंड इथन टुगेदर। अब देखो 3 टाइप का पेन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये बोला दानिश और इथन ने सेम टाइप का पेन बेचा है। दानिश एंड इथन सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स, तो दानिश ने अगर एक्स बेचा होगा तो इथन ने भी एक्स बेचा होगा। While Farhan sold twice as many pens type A, दानिश एंड इथन टुगेदर सोल्ड, मतलब दानिश और इथन जितना सोल्ड करा उसका डबल कर रहा है। तो दानिश ने एक्स सोल्ड किया, इथन ने एक्स किया है, तो दोनों मिलाकर 2x सोल्ड किया और उसका डबल है, मतलब फरहान क्या हो जाएगा, 4x सोल्ड किया होगा। फरहान ने कितना सोल्ड किया होगा, हमारा 4x सोल्ड किया होगा। फिर बोलते हैं नेक्स्ट वन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स बी सोल्ड बाय दानिश, इथन एंड फरहान वाज 3:4:1। मतलब टाइप बी जो बेच रहा है 3:4:1 के रेशियो में बेच रहा होगा। तो अगर ये 3y बेचा होगा, 3:4:1 में बेच रहा है, तो ये 4y बेचा होगा, तो ये y बेचा होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम बोल रहा है इथन एंड फरहान सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स। इथन एंड फरहान जो है वो सेम नंबर बेच रहा है टाइप सी का। इथन और फरहान जो है वो सेम नंबर बेच रहा है टाइप सी का, same number of type C, while Danish sold thrice as many pens of type C as each of Ethan and Farhan sold। मतलब जितना ईथन और फरहान बेचता है उसका थ्राइस बेचता है। तो हमारा सी कितना बेच रहा होगा ये दानिश भैया, 3 बेच रहा होगा। वेल दानिश सोल्ड थ्राइस, बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। इसके लिए आपको 2 असर्शन एंड रीजन दे रहा है, आपको बताना कि दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है नहीं है। इट इज सपोज दैट दानिश सोल्ड इच पेन ऑफ टाइप ए एट लॉस ऑफ 2 रुपीज। दानिश जो बेच रहा है ना, ए को बेच रहा है, एक्स पेन बेचा है,
और उस पे जो लॉस कितने का हुआ है, उस पे जो लॉस हो रहा है 2 रुपीज का हो रहा है। तो कितना लॉस क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो 2x क्या हो जाएगा हमारा, -2x, -2x। इच पेन ऑफ टाइप बी एट प्रॉफिट ऑफ 4। जो टाइप बी का बेच रहा है वो 4 पे बेच रहा है, तो बी बी का कितना बेचा है 3y, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4×12, 12y हो जाएगा। एंड इच पेन ऑफ सी लॉस 5 रुपीज, सी को लॉस बेच रहा है 5 की लॉस पे, सी को 5 की लॉस पे बेच रहा है, तो -15y, -15y हो गया। एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज 144, और उससे टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 144 का। बात समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है इथेन सोल्ड इट्स पेन टाइप ए, इथेन जो है इस टाइप एट प्रॉफिट ऑफ 5, मतलब इथेन एक्स पेन बेच रहा है और प्रॉफिट बेच रहा है 5x, से कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5x। फिर दूसरा बोल रहा है इस पेन टाइप बी एट लॉस ऑफ 1, बी को बेच रहा है 1 के लॉस पर, तो यहां 4y, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4y प्लस। एंड सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 7, सी को बेच रहा है 7 रुपए की प्रॉफिट में, और उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 13 रुपया, उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना रुपया, 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, फरहान सोल्ड इट्स पेन ऑफ टाइप ए प्रॉफिट 3, फरहान जो बेच रहा है वो 3, एक 4x पेन बेचा है, तो 4×12x पे बेच रहा होगा। फिर बोल रहा है टाइप बी एट 4 रुपए प्रॉफिट, टाइप बी को 4 रुपए प्रॉफिट, तो प्लस का 4y। एंड टाइप सी एट 6 रुपीज लॉस, तो 6z, और उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 240, उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 240। बात समझ में आ गया हो। कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका था पिछले पिछले लेक्चर में, आप उसे देख लेना। क्वेश्चन क्या बोला देखो, पहला असर्शन बोला फार्मिंग एंड सॉल्विंग द 3 पॉसिबल लीनियर इक्वेशन विल फाइंड दैट वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब बोला हमने जो उसने पॉसिबिलिटी बोला है उसको मैं बनाऊं तो 3 इक्वेशन बनेगा और तीनों का यूनिक सोल्यूशन होगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 2 3 इक्वेशन बनेगा, जब भी तीनों को सॉल्व करोगे तो एक हमारा कुछ ना कुछ यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो हमारा रीजन आर क्या है, सही है। अब आपको दो, इससे आगे आपको खुद कर लेना, तीनों को सॉल्व करना, एक्स वाई जेड निकाल लेना। अगर एक्स वाई जेड में आपको एक्स वाई जेड निकालना है, अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगा तो गलत है, क्योंकि एक्स वाई जेड का नंबर ऑफ पेन्स है, पेन आधा और 1.5, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फ्रैक्शन में आ जाए तो हमारा एसर्शन गलत हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, निगेटिव ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, सही है। मैं सेम क्वेश्चन डिजिटल क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द वाटर कंटेंट 40%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू 60%। एक 60 लीटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है जिसमें वाटर कितना है 40% है। 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का जिसमें वाटर 40% है। 60 लीटर में 60% मिल्क होगा तो 40% हमारा वाटर होगा, ये ना 40% की मैंने। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट 60%। अब बोल रहे इसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं, कितना वाटर ऐड करूं कि वाटर जो हो जाए वो 60% हो जाए, वाटर क्या हो जाए 60% हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन हमें से उससे करना जो कांस्टेंट रहा है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो पहले जितना था मिल्क अभी भी उतना ही होना चाहिए, सिर्फ उसकी परसेंटेज में क्या हो जाए कमी या ज्यादा हो जाएगी। तो मिल्क था कितना, तो 60, मिल्क जो था हमारा, मिल्क था 60 का 60%, मतलब 36 लीटर मिल्क था, 36 लीटर मिल्क था। अब वाटर 60% हो गया है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क हमारा हो जाएगा 40%। बट मिल्क का जो क्वांटिटी होगा वो सेम रहेगा, तो यहां पे 40% इजकल टू अभी भी 36 ही होगा। तो अगर हम 100% निकालें तो हमारा 100% क्या हो जाएगा 36/40 इंटू 100, 0 से 0 हो गया, 4×9 = 36। तो यहाँ 100% जो हमारा आ गया वो 90 आ गया।
इसका मतलब क्या था, पहले कितना लीटर था, 60 लीटर था। अब जो टोटल हो गया वो 90 लीटर हो गया, मतलब कितना मिलाया होगा आपने, 30 लीटर मिलाया होगा। आंसर, आसान सा क्वेश्चन था। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 545। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 545। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 545। कितना हमारे पास है, 545। 545 हमारे पास। एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 1। एंड ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो है 1। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखो बहुत आसान है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए माइनस बी का हमारे पास जो होल स्क्वायर है वो कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 545। तो 545 माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो 545 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2ab। तो 544/2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ab। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40 एंड 2 2 जा 4, 272 इज करेक्ट आंसर। अलजेब्रा से क्वेश्चन था हमारा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी सी इंटर अ पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 11/5, 7/2 और 15/8। तीन लोग एबीसी है, वो एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। 11/5, 7/2 एंड 15/8। अगर मैं 5 to 8 का एलसीएम लूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे क्या, 5 8 जा 40, 11 8 जा 88, 11 8 जा क्या हो जाएगा हमारा, 11 8 जा 88, 20 दूना 40, 7 दूना 140 हो जाएगा, ये 140। और 8 5 जा 40, 8 5 जा 17 5 जा 70, सॉरी 15 5 जा 75। मतलब ए ने 88 रुपये लगाया, बी ने 140 लगाया और सी ने 75 लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 4 मंथ ए रेज हर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 62.5%। 4 महीने बाद ए ने अपना शेयर में 62.5% बढ़ा दिया। मतलब देखो, ए ने कितना बढ़ाया, तो ए ने 88 का 5/8 बढ़ाया। 65% क्या होता है, 5/8 होता है। तो 11 पंचे 55, तो 55 रुपये उसने बढ़ा दिया। बाकी बी और सी ने सेम रखा है। 1 साल बाद उन्हें कुल 13,138,4 इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो, ए ने बढ़ाया, बी और सी ने सेम रखा है। इसका मतलब ए ने पहले 88 जो रुपये लगाया था वो तो पूरा पूरी 12 महीने के लिए लगाएगा, और एक्स्ट्रा 55 रुपये वो लगा रहा है। और वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए लगा रहा है। क्योंकि 88 पूरा 12 महीने और 4 महीने बाद उसने 55 रुपये बढ़ाया है। तो ये 55 रुपये कितने महीने के लगे होंगे, 8 महीने के लिए। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 140 रुपये लगाया है और पूरा पूरी 12 महीने के लिए लगाया है। अगर मैं सी की बात करूं तो वह 75 रुपये लगाया है और पूरा पूरी 12 महीने के लिए लगाया है। अगर कटे तो हम काट लेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब नहीं कटेंगे। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 264 प्लस 110। ए ने कितना रुपए लगाया था, 264 प्लस 110। बी का जो प्रॉफिट होगा वो 420 हो जाएगा। और इसका 3 पंचे 15, 3 7 21 और एक 22, 225 रुपया। 3 पंचे 15, 3 7 21 और एक, यहां हो जाएगा 4 4 7 3, 374, 374 रुपीज। किसको जो होगा, किसका होगा, ए का होगा। बी का होगा 420 और सी का होगा 225। यहां जो पैसे बचेंगे, 374 इज टू 420
इस टू 225 में बटेगा। तो टोटल जो पैसे हैं वो कितने के बराबर है? तो टोटल पैसे यहां पे हो जाएंगे 4049, 7 2 9 और दे 7 2 9 और 9 2 11, 4 3 7 और 7 2 9, 1019। हमारा क्या आ जाएगा? 1019। टोटल जो पैसे होंगे वो 1019 होंगे। तो 1019 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 1385। ये हमारा 138584, 138584 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 138584 अपॉन 1019। 1019 किसका पूछा है हमें? ए का शेयर पूछा है। ए का शेयर पूछा है, और ए का शेयर कितना है हमारा? 374 है। तो 374 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। 138584 अपॉन 1019 इंटू 374, 374 आ गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, तो कुछ और सोच सकते हैं क्या? अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो सबका यूनिट डिजिट क्या है? सेम है। तो यहां पे गड़बड़ हो गया, हम यूनिट डिजिट से काम नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्या डिजिट सम लगा सकते हैं क्या? तो देखो, अगर मैं डिजिट सम लगाने जाऊं तो यहाँ सबका डिसम क्या है? तो 8 5 13, 8 5 13, 13 7 20 8 4 24, इसका डिजिट सम जो आएगा, इसका 24 आएगा। 24 मतलब इसका डिजिट सम 6 है। 24 मतलब इसका जो डिजिट सम है वो कितना है? 6 है। अगर मैं इसका निकालूं तो इसका डिजिट सम जो है वो 5 है। 6 4 10 8 18, 18 5 23, 5 है। अगर मैं इसका डिजिट सम निकालूं तो 8 4 12 16, 16 5, 16 5 21, 21 मतलब का 3 हो जाएगा इसका डिजिट सम। 8 8 16 4, 8 8 16 4 20 5 25, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को डिजिट सम से कर सकते हैं, क्योंकि सबका डिजिट सम अलग अलग है। ठीक है ना? बहुत, मैंने बोला इतना गुना भाग करने जाकर बहुत समय लगेगा, तो थोड़ा सा अलग चीज यूज करते हैं। अगर आपको, मैंने कई बार मैंने बोला है, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, रिमाइंडर थ्योरम आपको आता है, डिविजिबिलिटी, तो आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन होता है उससे आप बच सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डिजिट सम निकालूं तो 3 1 4, जो भी, सबसे पहले तो जो 9 बना है उसे हटा लिया करो। अगर नहीं भी, 3 1 4, 4 8 से 12, 12 5 17, सबसे पहले 9 बन रहा हटा लो। 5 3 8, 8 8 16 4 20, तो यहाँ पे ऊपर जो डिजिट सम आ जाएगा 2 आ जाएगा। नीचे का डिविजन क्या आएगा? 9 1 10 11, 2 आ जाएगा। इसका डिविजन कितना आएगा? 4 3 7 3 10 4 14, 14 मतलब 5। तो हमारा डिविजन कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो आप पूरा कैलकुलेशन करने जाओ या कुछ अलग से कंसेप्ट लगा लो, वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हमारा का क्लास यहीं तक है। हमने आज अपना पूरा कंप्लीट एक सेट लगाया दूसरे वाले। अगर आप लोग को अच्छा रहो तो लाइक कमेंट और कुछ सुझाव देना तो भी दे सकते हो आप। हमारा अपना प्लेटफॉर्म पे एक कंप्लीट आईबी का कोर्स चल रहा है, जहाँ पे सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर है। सबका एक्सपीरियंस लगभग लगभग 10 साल 15 साल है। हेमंत सर है, ये हमारा आईबी के एक्स ऑफिसर है, एक्स इंस्पेक्टर है। तो हमारे सारे का जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 से 15 साल है। तो आप लोग अगर चाहो तो इस प्लेटफॉर्म पे आईबी का कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।